नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा शरीर में उसके प्रभाव के बारे में जानकारी दूंगी तथा आप कैसे अपने रक्तचाप को सही रखकर अपने हृदय स्वास्थ्य को कायम रख सकते हैं, इस बारे में भी बताऊंगी। मानव शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक निश्चित दबाव या प्रेशर का होना जरूरी है, अन्यथा धमनियों में रक्त का प्रवाह शून्य हो जाएगा, जिससे ब्लड का तापमान भी 0 हो जाएगा और इसके कारण रक्त कणों का जमना शुरू हो जाएगा। धमनियों में रक्त कणों का इस तरह जमना धमनियों यानी आर्टरीज को जाम यानी ब्लॉक कर देगा, जिससे हार्ट अटैक की स्थिति बन जाएगी। धमनियों में रक्त के निरंतर प्रवाह से संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन, मिनरल्स तथा अन्य सभी प्रकार के पोषक तत्व इत्यादि की आपूर्ति होती रहती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं क्रियाशील रहता है। इस रक्त के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमारा हृदय बिना रुके हर पल ब्लड की पंपिंग और उसकी शुद्धिकरण करता रहता है। हृदय यह काम करने के लिए हमारे फेफड़ों के साथ मिलकर एक हार्ट लंग मैकेनिज्म स्थापित करता है, जो इस पूरे कार्य को करने में सहायक होता है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए आपका रक्तचाप सामान्य होना यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना अति आवश्यक होता है। अब आप सोचेंगे कि सामान्य और असामान्य रक्तचाप क्या है? इसे जानने के लिए आपका सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में जानना आवश्यक है। सिस्टोलिक को आपके ब्लड प्रेशर का अपर लिमिट तथा डायस्टोलिक को लोअर लिमिट कहते हैं। जब हृदय द्वारा शुद्ध रक्त को धमनियों में छोड़ा जाता है, तब जो रक्त का दबाव बनता है उसे डायस्टोलिक कहते हैं, तथा जो अशुद्ध रक्त आपके हृदय में शुद्धिकरण के लिए जाता है और उस वक्त जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आपके ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना आपकी उम्र, आनुवांशिक यानी जेनेटिक या किसी भी शारीरिक बीमारी अथवा जीवन शैली से संबंधित होता है। सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक प्रेशर है तथा 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। 14 से 40 वर्ष की उम्र तक नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 तथा नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर 80 रहता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद सिस्टोलिक प्रेशर की गणना का सूत्र है उम्र जोड़ 80, यानी अगर आपकी उम्र 55 वर्ष है तो आपका सामान्य यानी नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 55 जोड़ 80 बराबर 135 होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 40 की उम्र के बाद भी बिना किसी शारीरिक बीमारी की स्थिति में डायस्टोलिक प्रेशर में सामान्य बदलाव महज 80 से 90 के बीच ही रहता है, चाहे उम्र जो भी हो। यहाँ ध्यान देने की योग्य बात यह है कि 40 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सिस्टोलिक प्रेशर का रेंज है 120 से लेकर उम्र जोड़ 80 तथा डायस्टोलिक प्रेशर का रेंज है 80 से लेकर 90 तक। साधारणतः बिना किसी शारीरिक बीमारी की स्थिति में हाई या लो बीपी के लिए हम सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर को ही देखते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने सिस्टोलिक प्रेशर में बदलाव के बारे में चर्चा की, जिसकी वजह से हाई और लो ब्लड प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए अब हम डायस्टोलिक प्रेशर के उतार चढ़ाव के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर में वृद्धि प्रायः सिस्टोलिक प्रेशर में वृद्धि की वजह से होती है। इस कारण यह भी हाई बीपी को ही दर्शाता है। हालांकि डायस्टोलिक प्रेशर में कमी किसी अन्य शारीरिक स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं किसी तरह की नेफ्रोलॉजिकल समस्या, यानी उन नेफ्रॉन्स का सही ढंग से काम ना करना जिनकी मदद से हमारी किडनी विषाक्त तत्वों को शरीर से निष्कासित करने का काम करती है, यानी फिल्ट्रेशन करती है। दूसरा कारण हो सकता है आपकी किडनी या गॉल ब्लैडर में पथरी यानी स्टोन अथवा कैल्कुली का निर्माण होना, तथा तीसरे कारण में या अन्य कारण में आता है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इससे यह साफ हो जाता है कि सामान्य रक्तचाप या ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120 से ऊपर के सिस्टोलिक प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में रखते हैं तथा 120 से नीचे के सिस्टोलिक प्रेशर को हम लो बीपी की श्रेणी में रखते हैं। 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए उम्र जोड़ 80 से ज्यादा सिस्टोलिक प्रेशर हाई बीपी कहलाता है और उससे कम सिस्टोलिक प्रेशर को लो बीपी कहते हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी आर्टरीज यानी रक्त की धमनियां कमजोर हो जाती हैं। उनका लचीलापन कम होने लगता है, जिससे धमनियों की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं और जब उनमें रक्त का प्रवाह होता है तो उनकी दीवारों पर काफ़ी जोर पड़ता है और इस वजह से सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी कारणवश अगर हृदय सही ढंग से काम ना करता हो तो भी सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की तीसरी वजह
धमनियों यानी आर्टरीज में किसी तरह की ब्लॉकेज होना भी होता है। ब्लड प्रेशर का सामान्य रेंज से नीचे आना लो प्रेशर कहलाता है, जिसकी वजह मुख्यतः शारीरिक कमजोरी होती है, जो प्रायः शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से हो जाता है। इसके अन्य कारणों में आपके शरीर में पानी का समुचित मात्रा में ना जाना, जिसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, लो बीपी को जन्म देता है। साथ ही अगर आप अपनी नींद अच्छे से पूरी ना करते हो तो भी आपको लो बीपी की समस्या से जूझना पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, आपकी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे व्यापक असर आपके हृदय और आर्टरीज यानी धमनियों पर पड़ता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। लंबे समय तक हाई बीपी की समस्या रहने पर आंखों पर भी व्यापक असर पड़ता है तथा कैटरैक्ट अथवा अंधेपन में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं लो बीपी यानी रक्तचाप के सामान्य रेंज से कम हो जाने पर आपको अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है तथा कई केसेस में आपको चक्कर भी आने लगते हैं और आप बेहोश भी हो सकते हैं। उच्च एवं निम्न रक्तचाप दोनों ही स्थिति में चक्कर आना, पसीना आना तथा मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना आम बात है। इन सारी बातों को जानने के बाद यह समझने की बारी आती है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह नॉर्मल रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ भी लेते हैं, फिर चाहे वो एलोपैथिक, होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों। यह पहला विकल्प है जो लंबे समय के लिए अच्छा विकल्प नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि दवाइयाँ आपकी धमनियों यानी आर्टरीज को कुछ घंटों के लिए डायलेट करती हैं तथा धमनियों की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन को भी कुछ समय के लिए सही करती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह सही रहे। दवा का प्रभाव खत्म होते ही यह फिर से पुरानी स्थिति में चला जाता है। यही कारण है कि आप हर रोज एक नियत अंतराल पर दवाइयाँ लेते रहते हैं। दूसरा विकल्प बताने के पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अगर आप बीपी के लिए कोई भी दवाई ले रहे हैं तो वो एक टेम्पररी विकल्प है, लेकिन आप अचानक अपनी दवाइयाँ लेना बिल्कुल बंद ना करें। आप दवाइयों के साथ मेरे द्वारा आगे बताए जाने वाले तरीकों को भी साथ साथ अपने जीवन में शामिल करें और कुछ समय बाद डॉक्टर की सलाह लेकर धीरे धीरे अपनी दवाइयों को कम करते जाएं। आप देखेंगे कि निरंतर कुछ समय के बाद प्राकृतिक तौर पर आपकी दवाइयों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रण में रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस दूसरे और स्थायी विकल्प की, और वो है आपकी जीवन शैली से जुड़ा, जिसमें आपको 3 आयामों पर काम करना होगा। और वो आयाम है, पहला खान पान, दूसरा विशेष व्यायाम और तीसरा आपकी निद्रा या आराम। खान पान की बात करें तो लो बीपी और हाई बीपी यानी हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दोनों ही केसेस में कुछ नियम समान हैं, जैसे ताज़ी हरी पत्तेदार सब्जियों एवं मौसमी फलों का सेवन करना, घर का बना शुद्ध और ताज़ा भोजन करना, डिब्बा बंद, पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड आइटम्स से दूर रहना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, अत्यधिक चीनी, तेल या नमक का इस्तेमाल ना करना, नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना और डॉक्टर की सलाह लेते रहना तथा प्रतिदिन नियम से बताई गई एक्सरसाइजेस करते रहना। आइए अब जानते हैं कि हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को किस तरह का विशेष खान पान रखना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को अपने खाने में सबसे पहले नमक की मात्रा सीमित करनी चाहिए तथा अपने भोजन में फाइबर, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों को जगह देनी चाहिए। इसके साथ खाना बनाने के लिए सही तेल यानी मक्खन, मार्गरीन आदि अनसैचुरेटेड फैट्स के स्थान पर सैचुरेटेड तेल का उपयोग करें, जैसे ऑलिव ऑयल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल इत्यादि। रिफाइंड खाद्य पदार्थों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें तथा उनके स्थान पर साबुत अनाज जैसे दलिया, ओट्स, म्यूसली, होल व्हीट ब्रेड आदि का इस्तेमाल करें। अगर आप मांसाहारी हैं तो रेड मीट के स्थान पर व्हाइट मीट का चुनाव करें, जैसे चिकन, तथा फैटी समुद्री मछलियाँ जैसे सैल्मन को खाने में शामिल करें। इसके अलावा बिना जर्दी वाले अंडे यानी एग वाइट्स ही खाएं। उसी तरह आप होल मिल्क यानी फुल फैट मिल्क की जगह स्किम्ड मिल्क का उपयोग करें। दही भी स्किम्ड या लो फैट जैसे योगर्ट इस्तेमाल में लाएं। इसके अलावा अपने दैनिक आहार में अनसॉल्टेड यानी नमक मसालों से रहित सीड्स एवं नट्स को भी शामिल करें, जैसे बादाम, खरबूजे के बीज, सनफ्लावर सीड्स इत्यादि। अपने आप को कैफीन युक्त चीज़ों से दूर रखें तथा अल्कोहल का सीमित या बिल्कुल उपयोग ना करें।
अगर आप तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं तो तुरंत इसे त्यागने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। बैलेंस्ड डाइट लेने के साथ साथ खाना हमेशा सही समय पर खाएं और खाने की मात्रा अपनी शारीरिक मेहनत के आधार पर ही रखें। यानी आप जितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करें, यानी अपना पोर्शन इनटेक संतुलित रखें। हाई बीपी के लोगों को कभी भी बहुत तेज़ गर्म भोजन या पेय पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप उसे थोड़ा ठंडा करके ही लें। शाम का भोजन या डिनर हल्का और सोने के कम से कम 2 घंटे पहले खा लें। इसी तरह फ्रिज में रखी बासी चीज़ों का उपयोग ना करें और हमेशा भोजन ताज़ा खाएं। हाई बीपी के मरीजों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो किसी भी प्रकार का तनाव ना लें और अपने क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि यह आपकी स्थिति को और बिगाड़ देता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। हाई बीपी के लिए होम रेमेडीज़ की बात करें तो आप अपने भोजन में ड्रम स्टिक्स या मोरिंगा पाउडर, अश्वगंधा टैबलेट्स या चूर्ण, आंवला एलोवेरा जूस, लौकी का जूस, लहसुन आदि को डॉक्टर की सलाह पर नियमित रूप से शामिल करें। अब बारी आती है जानने की लो बीपी वाले लोगों के खान पान के बारे में। लो बीपी यानी निम्न रक्तचाप वाले लोगों को फाइबर युक्त भोजन के साथ विटामिन B12 तथा विटामिन एवं मिनरल्स से युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो उसे कम करें और हाई सोडियम डाइट जैसे मछली, मीट आदि का प्रयोग करें। अंडा खाते हैं तो जर्दी के साथ यानी पीले भाग के साथ खाएं। भोजन में फोलेट की पर्याप्त मात्रा रखें, जो पाए जाते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों, दालों, बीन्स, मूंगफली आदि में। खाने में नमक की मात्रा पर ध्यान दें और उसे पर्याप्त मात्रा में लें। हरी पत्तेदार फलों और सब्जियों को ज़रूर खाएं तथा फोर्टिफाइड सीरियल्स जैसे म्यूसली, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया आदि को सुबह के नाश्ते में ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही आप सीमित मात्रा में कैफीन पदार्थ जैसे कॉफ़ी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लो बीपी वाले मरीजों को अगर वो मांसाहारी हैं तो रेड मीट सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही बार में भोजन ना करें और बैलेंस डाइट लें। विशेषकर अपने भोजन में अनार, बीटरूट, गाजर, मुनक्का, खजूर यानी डेट्स आदि को सम्मिलित करें। अल्कोहल से बिल्कुल दूरी बरतें। इन सब के अलावा लो बीपी वाले लोग किसी भी भारी शारीरिक श्रम के तुरंत बाद अपने शरीर को किसी पंखे, एसी या फिर तुरंत पानी पीकर ठंडा ना करें, बल्कि उसे प्राकृतिक तापमान में धीरे धीरे ठंडा होने दें। अल्कोहल या तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें। लो बीपी वालों को खाने में पर्याप्त सोडियम युक्त आहार लेने को कहा जाता है, लेकिन किसी भी सूरत में नमक की मात्रा अत्यधिक ना रखें। एक बार में अधिक भोजन ना कर उसे छोटे छोटे पोर्शंस में खाएं। सोने के समय अपने सर को तकिए की मदद से थोड़ा ऊंचा करके सोएं तथा काफ़ी देर तक गर्म पानी से ना नहाएं। अपने लो बीपी को मैनेज करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लेकर रोज़ाना सुबह भीगे हुए किशमिश और चने ले सकते हैं। इसके अलावा भीगे हुए बादाम कम से कम 6 से 10 रोज़ सुबह ज़रूर नाश्ते से पहले खाएं। आप अंजीर का भी सेवन करें। यह सारी चीज़ें लो बीपी की स्थिति में काफ़ी लाभदायक होती हैं। इसके साथ ही आप त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी, काली मिर्च और हल्दी का काढ़ा भी ले सकते हैं। ये तो हुई खाने पीने की बातें। अब बात करते हैं दूसरे आयाम की, और जो है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। अगर आप हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो आप रोज़ाना अपने 20 से 30 मिनट के व्यायाम के समय में कई तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे रोज़ाना सुबह शाम 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। आप प्राणायाम ज़रूर करें, जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि, लेकिन ध्यान दें कि आप यह सभी प्राणायाम धीमी या मध्यम गति से ही करें, तेज़ गति से बिल्कुल ना करें। उच्च रक्तचाप वाले लोग कुछ विशेष योगासन जैसे अधोमुख श्वानासन, सेतुबद्धासन, हस्तपादासन, शवासन आदि ज़रूर करें। हर दिन आप 10 से 15 मिनट तक की मेडिटेशन ज़रूर करें। यह आपके उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में बेहद फ़ायदेमंद रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी से ग्रसित हैं तो आप भी प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकते हैं। बस ध्यान यह देना है कि आप कोई भी एक्सरसाइज या योगासन तेज़ या मध्यम गति से ज़रूर करें, धीमी गति से नहीं। निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी से पीड़ित लोग कुछ विशिष्ट योगासन जैसे नौकासन, धनुरासन, त्रिकोणासन, मत्स्यासन आदि करें।
इन सभी योगासनों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देख सकते हैं। उनकी लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ब्लड प्रेशर को मैनेज करने का तीसरा और बहुत ही अहम आयाम है आपकी निद्रा या आराम। दोस्तों, चाहे आप हाई बीपी से पीड़ित हैं या फिर लो बीपी से, दोनों ही अवस्थाओं में आपका भरपूर नींद लेना और आराम करना अति आवश्यक है, वरना सिर्फ आपके भोजन करने या एक्सरसाइज या योग करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हर दिन आप अपनी 6 से 8 घंटों की भरपूर और अच्छी नींद पूरी करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही किसी भी तरह का टेंशन या तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जीवन है तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर आपका स्वास्थ्य और मन अच्छा है तो सब अच्छा होगा। वैसे भी आपने सुना ही होगा कि चिंता चिता के समान होती है। फ्रेंड्स, बीपी की समस्या आज हर दूसरे व्यक्ति को है और यह और भी कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकते हैं। आप आज मेरे द्वारा बताए गए टिप्स और जानकारियों को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। कुछ समय के उपरांत आप स्वयं अपने रक्तचाप में पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगे और दवाइयों पर भी आपकी निर्भरता कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। मैं यह भी आपको बता दूं कि अगर आप आज बताई सभी बातों पर अमल करेंगे और अगर आपको बीपी की कोई समस्या नहीं भी है तो निश्चिंत रहिए कि कभी होगी भी नहीं। यहाँ मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आप कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह पर ले रहे हैं तो उन्हें अपने मन से बंद या कम ना करें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है और दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर ज़रूर करें। अगले व्लॉग में आप सभी से फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।